नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैटर्स एंड प्लैटर्स में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, अनीमिया और उसका इलाज। आप सबको मालूम ही होगा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स का सही रेंजेस में होना आवश्यक है। उन्हीं में से एक है हमारा हीमोग्लोबिन। अनीमिया, जिसे हम खून की कमी भी कह सकते हैं, एक सामान्य समस्या है जो कि किसी भी उम्र और जाति के लोगों को प्रभावित कर सकती है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होना, लाल रक्त कोशिकाओं का किसी कारण से डिस्ट्रक्शन होना, शरीर में विटामिन B12, फोलिक एसिड या आयरन की कमी, या फिर कुछ तरह के इन्फेक्शंस यानी कि संक्रमण। इस वीडियो में हम आपको अनीमिया के प्रकार, लक्षण और उपचार के बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे सही आहार, विटामिन्स और मिनरल सप्लीमेंट्स, एक्सरसाइजेज और डॉक्टर की सलाह के साथ आप अनीमिया का सही इलाज कर सकते हैं और कैसे अनीमिया को पहचान सकते हैं। हम आपको जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे ताकि आप और आपके परिवार के सदस्य अनीमिया की जानकारी पूरी तरह से प्राप्त करें और उसके इलाज में खुद को सक्षम बना सकें। यदि आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हम आपके प्रश्नों का स्वागत करेंगे और उनके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। चलिए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक अनीमिया और उसके कारणों की तरफ। वीडियो में दी गई जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बात करें अनीमिया की, जो कि है खून की कमी। अब अनीमिया की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं हमारे शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स की। तो रेड ब्लड सेल्स में रहता है हीमोग्लोबिन। तो अगर हमें अनीमिया है तो या तो इस हीमोग्लोबिन में कोई दिक्कत होगी या रेड ब्लड सेल्स में कोई दिक्कत होगी। अब हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन बना है हीम और ग्लोबिन से। हीम यानी कि वो हिस्सा जिसमें आयरन मौजूद रहता है और ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि शरीर में आयरन और प्रोटीन की कमी होने से भी अनीमिया हो सकता है। अब ये हीमोग्लोबिन मौजूद होता है लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स में। रेड ब्लड सेल्स जब बनते हैं तो इनकी मैच्योरिटी की अलग अलग स्टेजेस रहती हैं। इनके बनने के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग तत्वों की ज़रूरत होती है, जिनमें से प्रमुख है आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। अब या तो आपको अनीमिया तब होगा अगर आपके खून में रेड ब्लड सेल्स कम होंगे। ये होगा अगर आपको आयरन की कमी हो, आपको B12 या फोलिक एसिड की कमी हो। दूसरा कारण हो सकता है कि आपके शरीर से किसी तरह का ब्लड सेल्स का लॉस हो रहा है, यानी कि आपको किसी तरह की ब्लीडिंग हो रही है, जो कि अगर किसी को हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स या पीरियड्स की दिक्कत हो या किसी को किसी तरह की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी पेट की बीमारियों की दिक्कत हो। तीसरा कारण है ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, जो कि रेयर केसेस में रहता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया या किसी तरह के इन्फेक्शंस जो कि ऑटोइम्यून डिजीजेस कर सकते हैं, जिनकी वजह से रेड ब्लड सेल्स या तो कम बन रहे हैं या डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। कम बनने वाली ऐसी रेयर बीमारियों में से एक है एप्लास्टिक अनीमिया। इस वीडियो में हम उन वजहों पे बात करेंगे जिनसे सबसे ज़्यादा केसेस में अनीमिया होता है और हम उसे कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप अनीमिया के डायग्नोसिस के बारे में जानना चाहते हैं और उसके कारणों को बहुत ज़्यादा विस्तार से या डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हमारा फोकस ज़्यादातर ट्रीटमेंट पे रहेगा। अनीमिया ज़्यादातर केसेस में डाइट और सप्लीमेंट से ठीक हो सकता है। इसे सीरियसली लिया जाना ज़रूरी है क्योंकि इसके सिम्टम्स या लक्षण हमारे जीवन की क्वालिटी को कम कर देते हैं। हमारे काम करने की क्षमता कम हो जाती है। ज़्यादा सिवियर होने पर यह हार्ट तक को प्रभावित कर सकता है, जबकि मैक्सिमम केसेस में इसका इलाज संभव है, इजी है। ज़रूरी है कि अनीमिया के लक्षण पाए जाने पर आप अपने डॉक्टर और डाइटिशियन की सलाह अवश्य लें। अनीमिया होने पर लोगों के काम करने की क्षमता कम हो जाती है, उन्हें सांस चढ़ने लगता है। कई बार आप नाखूनों में कुछ तरह की चेंजेस देख सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, आपको कमज़ोरी महसूस हो सकती है, आपको पैल्पिटेशंस भी हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे
कि आप अपने खान पान में ऐसी कौन सी चेंजेस या एडिशंस कर सकते हैं जिससे कि आपके एनीमिया के सिम्टम्स में सुधार आए और आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ सकें। आपको ये याद रखना होगा कि इस सब में मेन दिक्कत ये है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो हीमोग्लोबिन की मदद से ही हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, और खून में रेड ब्लड सेल्स या फिर हीमोग्लोबिन की कमी होने से हमारे शरीर के हिस्सों में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमें अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन की, जो कि हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक मिनरल है जो हीमोग्लोबिन के हीम हिस्से का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। आयरन की डेफिशिएंसी या कमी होने पर हमारा शरीर पूरी तरह से हमारे शरीर की ज़रूरत के हिसाब से हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता। दूसरा है हमारा विटामिन B12, जो कि एक की विटामिन है जिससे हमारे वो एंजाइम्स अच्छे से काम कर पाते हैं जो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तीसरा है फोलिक एसिड यानी कि विटामिन B9, जो कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये नए रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाओं के बनाने में इम्पॉर्टेंट रहता है। ये एक और रोल प्ले करता है, वो है हीमोग्लोबिन का हीम हिस्सा बनाने में। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि हीमोग्लोबिन में दूसरा कंपोनेंट है ग्लोबिन, जो कि एक प्रोटीन है, तो इसलिए हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम आते हैं विटामिन सी की तरफ। विटामिन सी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम वेजिटेरियन हैं और हम नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खा रहे तो प्लांट बेस्ड फूड्स में जो आयरन रहता है उसे नॉन हीम आयरन कहते हैं, जिसको शरीर को एब्जॉर्ब करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और इसीलिए आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन सी लेना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम प्लांट बेस्ड फूड्स को जो कि आयरन में रिच है उन्हें विटामिन सी के साथ खाते हैं तो हमारी बॉडी बहुत इजीली और अच्छे से उस उस आयरन को एब्जॉर्ब कर पाती है ताकि वो हीमोग्लोबिन बना पाए। कॉपर एक ट्रेस मिनरल है जो कुछ खानों में मौजूद होता है और ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन बना पाने के लिए। विटामिन ए ज़रूरी है हमारे आरबीसीज की अच्छी हेल्थ यानी कि अच्छी सेहत के लिए। आयरन में रिच खानों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं हमारे हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, केल, दिल लीव्स या मेथी। ऑर्गन मीट्स यानी कि लिवर, ब्रेन, इनमें भी बहुत ज़्यादा आयरन रहता है। पोल्ट्री जिसमें हमारा चिकन और एग्स आ जाएंगे। बीन्स जैसे कि ब्लैक बीन्स, दालें, नट्स, सीड्स, पम्पकिन सीड्स, बीट रूट्स, ऑयस्टर मशरूम्स, डार्क चॉकलेट, पोहा, गुड़, इन सब में अच्छी क्वांटिटी में आयरन रहता है। अगर हम बात करें विटामिन B12 की तो ये प्रमुखतः एनिमल बेस्ड फूड्स में पाया जाता है, जिनमें आपके अलग अलग तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जैसे कि चीज़, पनीर, घी, दही, दूध, मीट प्रोडक्ट्स, फिश और एग्स आ जाएंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते तो आपके लिए विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी हो जाता है। हम बात करते हैं आगे फोलेट, जिसे कि विटामिन B9 भी कहा जाता है और जो नए रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए ज़रूरी होता है। ये मिलता है हमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में, बीन्स में, लेंटिल्स में, सिट्रस फ्रूट्स में, पपाया जैसे फ्रूट्स में, पालक में और फोर्टिफाइड ग्रेन्स में भी। आपको नट्स और सीड्स में भी फोलेट मिल जाता है। फिर हम आते हैं विटामिन सी पर, जो कि हमने जैसे बात की थी नॉन हीम आयरन यानी कि प्लांट्स में मिलने वाले आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो ये मिल जाता है हमें सिट्रस फ्रूट्स में, जिसमें गुआवा एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है। फिर हम आ जाते हैं और सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस पे, लेमन्स पे, स्ट्रॉबेरीज पे, कीवी पे, शिमला मिर्च और बेल पेपर्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन सी के। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे फूड्स और फ्रूट्स हैं जिनमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो आरबीसी और हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो ऑरेंज और येलो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जैसे कि पपाया, कैरेट्स वगैरह में ये बहुत अच्छी मात्रा में रहता है। आपको दूध में, एग्स में, टोमेटोज़ में, फ़िश ऑयल्स में भी विटामिन ए बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है और ये रेड ब्लड सेल्स की अच्छी सेहत यानी कि हेल्दी रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन है। अब हम बढ़ते हैं कॉपर की तरफ, जो कि एक ट्रेस एलिमेंट है जो पाया जाता है ऑर्गन मीट्स में जैसे कि चिकन, लिवर वगैरह, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। ये फ़िश में भी पाया जाता है, नट्स और सीड्स में, कैश्यूज़ में बहुत अच्छी क्वांटिटी में रहता है।
आपका डार्क चॉकलेट में, नट मिल्क्स में भी आपको ये मिल जाएगा। होल ग्रेन्स में भी कॉपर अच्छी मात्रा में रहता है। एनीमिया प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट की बात करते हुए हम प्रोटीन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन हिस्सा इसी से बनता है। और वैसे भी अलग अलग तरह के जो हमारे शरीर में ब्लड सेल्स रहते हैं, उनकी प्रोडक्शन में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो प्रोटीन हम सब जानते हैं, हमें सारे मीट्स में, चिकन में तो मिलता ही है। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी प्रोटीन हमें बहुत अच्छे से मिल जाता है। वेजिटेरियन डाइट से भी आप प्रोटीन ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ें जैसे कि दालों में, कुछ हद तक हमारे सारे सीरियल्स और ग्रेन्स में भी प्रोटीन रहता है। तो आपको अच्छी क्वांटिटी में अपनी डाइट में प्रोटीन को शामिल करना भी बहुत ज़रूरी है, अगर आपको अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स को नॉर्मलाइज करना है और एनीमिया प्रिवेंशन की तरफ जाना है। यहाँ ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ के कुछ स्टेजेस में हमें अपनी डाइट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी जो नीड फॉर आयरन है वो बढ़ जाती है, जैसे कि एडोलेसेंस में, प्यूबर्टी में, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, चाइल्ड को जब हम फीड कर रहे होते हैं। ऐसे केसेस में हमें अपनी डाइट को और ज़्यादा न्यूट्रिशनली रिच बनाना ज़रूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक हमने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं, उनसे आप अपनी डाइट को काफ़ी हद तक बैलेंस कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ अपनी डाइट को अच्छा करने से, या फिर विटामिन B12, आयरन या फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेने से हम अपने एनीमिया को ठीक कर सकते हैं? हाँ, काफ़ी हद तक ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी गट हेल्थ यानी कि डाइजेशन अच्छी हो। अब गट हेल्थ के बारे में आजकल इतनी ज़्यादा बात होने लग गई है कि हमारा जो गट माइक्रोबायोटा है, उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है। ये वो बैक्टीरिया हैं, उसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस में, जिसमें कि हमारा ब्रेन का फंक्शन और हमारे मूड चेंजेस तक शामिल हैं। ऐसे ही हम जो खाना खाते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन हमारे गट के थ्रू ही तो होती है। तो अगर हमारे गट में कोई दिक्कत होगी, तो हम खाने से अच्छे से सारी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और एनीमिया के साथ साथ हमें और भी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए भी हमारी गट हेल्थ ठीक होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी पेट में किसी कारण से रिड्यूस्ड एसिड प्रोडक्शन है, या फिर हम एंटासिड्स लेते हैं, तब भी हमारी बॉडी आयरन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। आयरन का कुछ हिस्सा ड्यूडेनम में भी, या फिर कह लीजिए ज़्यादातर आयरन हमारी इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले हिस्से में एब्जॉर्ब होता है। अगर वहाँ पर हमें किसी तरह की बीमारी है, जैसे कि सीलिएक डिजीज़ है या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, तब भी आयरन एब्जॉर्प्शन पे असर पड़ता है। इसी तरह से इन बीमारियों की वजह से हमारी बॉडी B12 को भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और भी जितने भी हमारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कॉपर या दूसरे विटामिन्स हैं, पेट की बीमारियों होने पर हमारी बॉडी उन्हें अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। या फिर पेट की किसी तरह की कंडीशन, जैसे कि पेप्टिक अल्सर या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से हमें माइनर या मेजर ब्लीडिंग हो रही है, तब तो डेफिनेटली हमें हमारी बॉडी के आयरन स्टोर्स कम हो जाएंगे, दूसरे विटामिन्स और मिनरल्स भी कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ना सिर्फ RBC लॉस होगा, बल्कि वो RBC बनाएगी भी कम। अब गट हेल्थ के लिए हमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक खाने को अपनी बॉडी में शामिल करना है। अगर हमें किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो हमें उसको ट्रीट करना है। हमें ब्लड लॉस को तो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है। इसीलिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपको किसी भी कारण से एनीमिया हो या एनीमिया के कोई भी लक्षण दिखें, तो अपने डॉक्टर को मिलना और कुछ बेसिक टेस्ट कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हाँ, अगर आप उसके साथ साथ इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेटली आप एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। जब आप नॉन हीम आयरन सोर्सेज यानी कि वेजिटेरियन डाइट से आयरन लेने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके साथ विटामिन C ज़रूर लीजिए। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को घटाते हैं, जैसे कि टी या कॉफ़ी या फिर कैल्शियम रिच खाने, उनको आयरन रिच खानों के साथ कंबाइन करने से अवॉइड करें। अगर आपको गट का कोई भी डिसऑर्डर या इन्फेक्शन है, तो उसे ट्रीट करें, जैसे कि हमने पहले ही बात की है। अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से पूछ के आयरन सप्लीमेंटेशन लें, अगर आपको उसकी ज़रूरत है। कभी भी इस तरह की सप्लीमेंटेशन खुद से नहीं लेनी चाहिए। हम
काफ़ी अजीब बात है कि जब भी कोई एनीमिया की बात करता है तो एक्सरसाइज की बात नहीं करता। एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक्सरसाइज करने पर हमारी बॉडी की सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन टिश्यूज और ऑर्गन्स तक बेहतर तरीके से पहुंच सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिवियर एनीमिया के केस में आपको एक्सरसाइजेस नहीं करनी जब तक कि आपके डॉक्टर इसकी परमिशन ना दें, क्योंकि सिवियर एनीमिया में आपका हार्ट पर भी असर आ रखा होता है और आपको काफ़ी चक्कर आ सकते हैं, जिसके कारण एक्सरसाइज करना डेंजरस हो सकता है। अगर आपको माइल्ड केसेस हैं अनीमिया के, तो उस केस में एक्सरसाइज करने से आप अपनी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज पे ऐसा रिसर्चेस में पाया गया है कि एक्सरसाइज बॉडी को स्टिमुलेट करती है ताकि वो और ज़्यादा रेड ब्लड सेल बनाना शुरू कर दे। एक्सरसाइज करने से हमारा आयरन का मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन तक बढ़ता हुआ पाया गया है कुछ स्टडीज़ में। एक्सरसाइज करने से हम सब जानते हैं कि हमारी भूख बढ़ती है। हमारी भूख बढ़ेगी तो हम खाना खाएंगे। ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए हम न्यूट्रिएंट डेंस डाइट खाएं, जिसमें आयरन, B12, फोलिक एसिड और बाकी अन्य खून को बढ़ाने वाले तत्व शामिल हों। एक्सरसाइज करने से हमारा स्ट्रेस भी घटता है, जिससे कि हमारी ओवरऑल हेल्थ और मेंटल वेलबींग बेटर होती है। तो एक्सरसाइज के इनडायरेक्ट बेनिफिट्स तो ज़रूर हैं एनीमिया मैनेजमेंट में। तो ये बात थी एनीमिया की। इसके बारे में हम कुछ और डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे। प्लीज़ हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके जो भी सवाल हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उनका आंसर दे पाएँ। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।